5 decades of unearthing energy. Co-powered by Kent Gold, बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्यूरिफायर. Mongia Steel, स्टील का बादशाह. In association with Prestige Institute, NAC A++, PIMR Indore, Pride of Central India. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया में एक विमान दुर्घटना में 48 लोगों की मौत हो गई है। यह विमान रशिया की एक लोकल एयरलाइंस का था और यह दुर्घटना क्यों हुई इसके कारणों का भी पता नहीं चला है, लेकिन यह विमान सोवियत संघ के दौर में बनने वाला एक AN-24 विमान था और लगभग 49 वर्ष पुराना यह विमान था। हवाई यात्रियों के लिए आज हमारे पास एक और बड़ी खबर है और वो ये कि आज ही भारत सरकार ने संसद में ये जानकारी दी है कि 12 जून को हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद 16 जून को एयर इंडिया के 112 पायलटों ने मेडिकल लीव की अर्जी डाली थी और अब सरकार पायलट्स के मानसिक स्वास्थ्य पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देगी। इसके बाद हम प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा को आपके लिए डिकोड करेंगे बहुत सरल भाषा में और आपको बताएंगे कि ब्रिटेन के साथ हुए नए व्यापार समझौते के बाद भारत में कौन कौन सा सामान आपके लिए सस्ता हो जाएगा। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि मोदी सरकार के इन 11 वर्षों में ब्रिटेन के 6 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। और आखिर में आपको यह दिखाएंगे कि संसद में लोकतंत्र को बचाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे देश के बड़े बड़े नेता ये भी नहीं जानते कि हिंदी में लोकतंत्र लिखा कैसे जाता है। आज संसद भवन के परिसर में सोनिया गांधी और दूसरे विपक्षी नेता एक बड़े से बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस बैनर पर लिखा था SIR लोकतंत्र पर वार, लेकिन इस बैनर में लोकतंत्र की स्पेलिंग ही गलत थी। यानी संसद भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है। बैनर हिंदी में लिखा गया है, लेकिन इनमें से किसी को यह नहीं समझ में आया कि हिंदी में लोकतंत्र कैसे लिखा जाता है और इसीलिए आज हिंदी और लोकतंत्र दोनों ही बड़े शर्मिंदा होंगे। लेकिन आज सबसे पहले आपको हम आज की बड़ी खबर बताते हैं। वर्ष 2025 हवाई यात्रा के लिए बहुत अशुभ साबित हो रहा है। आज रशिया के पूर्वी इलाके में एक विमान क्रैश हो गया जिसमें यात्री और क्रू मेंबर सहित 48 लोग सवार थे और इनमें 5 बच्चे भी शामिल थे। रशिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक पहाड़ी पर इस विमान का जला हुआ मलबा बिखरा हुआ है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, यानी ताजा तस्वीरें हैं उस जगह की जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। आपको अब मानचित्र पर दिखाते हैं कि यह विमान दुर्घटना रशिया के अमूर क्षेत्र में हुई जो रशिया और चीन की सीमा के बहुत करीब है। आप देखिए मानचित्र पर यह वो कौन सा इलाका है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। रशिया और चीन के बीच की जो सीमा है उसके बहुत करीब यह इलाका है। रशिया के टिंडा एयरपोर्ट पर लैंड करते समय यह विमान रेडार से अचानक से गायब हो गया और उनका संपर्क उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। रशिया की मीडिया के मुताबिक जो विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है उसमें वर्ष 2022 से अब तक 2 बार
तकनीकी खराबियां आ चुकी थी। हालांकि आज ये विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ, इसकी अभी तक सही जानकारी किसी के पास नहीं है और फिलहाल इस विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है और जब ब्लैक बॉक्स की जांच हो जाएगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये विमान दुर्घटना क्यों हुई है। रशिया की अंगारा एयरलाइंस के इस एंटोनोव AN-24 विमान को करीब 49 साल पहले वर्ष 1976 में सोवियत संघ में बनाया गया था और वहां आज भी सोवियत संघ के ज़माने में बने हुए विमान हर दिन उड़ान भरते हैं। तो ये विमान बहुत पुराना था, 49 वर्ष के आसपास इस विमान की उम्र थी। सोवियत संघ के दौर में ये विमान बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था और एंटोनोव जो कंपनी है इसका यह विमान था और इसीलिए इसे AN-24 कहा जाता है। 2 इंजन वाले इस एंटोनोव AN-24 विमान को 1950 के दशक में सोवियत संघ में डिजाइन किया गया था और इस विमान के डिजाइन को बहुत मजबूत तो माना जाता है, लेकिन अब यह पुराना भी बहुत हो चुका है। अब जरा सोचिए, जो विमान 50 वर्ष पहले बने, जिनका निर्माण 50 साल पहले हुआ है, उनका इस्तेमाल आज के समय में करना कितना सुरक्षित होगा। और रशिया में आज भी एंटोनोव विमानों का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका सीधा असर रशिया के एविएशन सेक्टर पर पड़ा है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने विमान बनाने वाली कंपनी जो वहाँ की है बोइंग और एयरबस, ये दोनों ही जो कंपनियां हैं ये सबसे बड़ी कंपनियां हैं विमान बनाने वाली, उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली, और ये दोनों ही पश्चिमी देशों की कंपनियां हैं। और इन दोनों कंपनियों ने, बोइंग और एयरबस ने रशिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद रशिया में विमानों के स्पेयर पार्ट्स की कमी हो गई क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने स्पेयर पार्ट सप्लाई करने बंद कर दिए और वर्ष 2024 में रशिया को अपने 58 विमान खड़े कर देने पड़े क्योंकि उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं थे। आज का हादसा वर्ष 2021 के बाद रशिया में हुआ सबसे बड़ा विमान हादसा है और इससे पहले जुलाई 2021 में रशिया में इसी एंटोनोव AN-26 विमान हादसे में 28 लोगों की मौत हो गई थी और पिछले 14 वर्षों में अंगारा एयरलाइंस के 3 विमान क्रैश हो चुके हैं। तो यहां पर 2 बातें हैं, एक तो अंगारा एयरलाइंस का जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो कैसा है, ये रशिया की एक लोकल एयरलाइंस है, और दूसरा ये जो विमान है AN-24, ये विमान किस टेक्नोलॉजी पर चलता है, कितना पुराना है, ये तो हम आपको बता चुके। और ये विमान कितने पुराने हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के हैं, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन जिस एयरलाइन के बारे में हम आपको बता रहे हैं इसके भी 3 विमान क्रैश हुए हैं। आज से पहले जून 2019 और जुलाई 2011 में भी इसका एक विमान क्रैश हुआ था और दोनों प्लेन क्रैश होने की वजह थी उनका इंजन फेल हो जाना। तो ये 3 विमान क्रैश हुए हैं 2011 में, 2019 में, 2025 में, और तीनों ही अंगारा एयरलाइंस के थे। इस एयरलाइंस के बेड़े में इस समय 50 साल से भी ज्यादा पुराने एंटोनोव विमान है और इतने पुराने विमानों को फ्लाइंग ट्रैक्टर्स भी कहा जाता है। इस विमान को कहा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे ये उड़ता हुआ कोई ट्रैक्टर है। तो रशिया में ये जो विमान दुर्घटना हुई है इसने एक बार फिर से दुनिया भर के हवाई यात्रियों को डरा दिया होगा। आज आप जानते हैं कि दुनिया में हवाई यात्रा करने वाले लोग कितने डरे हुए हैं। भारत में भी हवाई यात्रा करने वाले लोग आजकल बहुत डरे हुए हैं क्योंकि जब से एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है अहमदाबाद में, तब से लगातार दुनिया भर में अगर कहीं भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है या किसी मुसीबत में फंसता है या उसमें कोई टेक्निकल स्नैग आता है तो लोग अचानक से अपना दिल थाम कर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अब आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं। आज भारत सरकार ने लोकसभा में यह जानकारी दी है कि अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद 16 जून को एयर इंडिया के 112 पायलट्स ने मेडिकल लीव की अर्जी दी थी, जिसमें 51 कमांडर्स और 61 फर्स्ट ऑफिसर्स थे। अब डीजीसीए हर एक पायलट और हवाई यातायात को कंट्रोल करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स के मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी करवाएगा
और हर उड़ान से पहले इनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने की सलाह सब एयरलाइंस को दी गई है। पिछले 1 महीने में एयर स्केयर यानी किसी फ्लाइट के दौरान खतरे की आशंका या विमान के क्रैश होने का डर, इस प्रकार की 7 बड़ी घटनाएं हुई हैं। औसतन दुनिया भर में हर रोज 1 लाख फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। इसका मतलब है कि 1 महीने में लगभग 30 लाख फ्लाइट्स में एयर स्केयर की 7 घटनाएं हुई हैं। तो आपने देखा होगा, जो मैं आपको लगातार बात बता रहा था, कि दुनिया भर में कभी भी किसी विमान में कोई एयर स्केयर जैसी घटना आती है तो सारी दुनिया के लोग डर जाते हैं। और जब से एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तब से तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। भारत में भी लोग लगातार जब भी कहीं से ऐसी कोई खबर आती है तो लोगों के मन में एक खौफ बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है। और 1 महीने में दुनिया भर में 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर कभी प्लेन में इंजन में आग लगी है, कभी कोई और टेक्निकल फॉल्ट आया है। लेकिन अब बहुत सारे लोग इससे डर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये आंकड़े देकर, कि हवाई यात्रा आज भी सबसे सुरक्षित है। तो 1 महीने में 30 दिन में आप सोचिए 3 लाख फ्लाइट्स अगर गई है, उनमें से अगर 30 लाख फ्लाइट गई हैं और 30 लाख फ्लाइट्स में अगर एक फ्लाइट में ऐसा एयर स्केयर हुआ है, 7 बार हुआ है, तो इसकी औसत जो आएगी वो आएगी 3 लाख फ्लाइट्स में से एक फ्लाइट में इस प्रकार की समस्या आई है। तो रेशो आप देख लीजिए, 3 लाख फ्लाइट्स में एक फ्लाइट में ऐसी समस्या आती है अगर आप औसत निकालेंगे। ये घटनाएं अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम है और बहुत मामूली है। और इसीलिए आज हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हवाई यात्रा इस समय भी यात्रा करने का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है। जब किसी फ्लाइट में कोई गड़बड़ी होती है, कोई कमी पाई जाती है, तो वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है। लेकिन उस फ्लाइट के साथ साथ हजारों लाखों दूसरी फ्लाइट्स भी दुनिया भर में ऐसी हैं जो सुरक्षित तरीके से लैंड कर चुकी हैं, जो अपने गंतव्य तक ठीक ठाक पहुंची हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भारत के अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद से हवाई यात्रियों के दिमाग में एक तरह का खौफ बैठ गया है। और इस दौरान दुनिया भर से जब भी किसी विमान के इमरजेंसी लैंडिंग या उसमें तकनीकी खराबी की कोई खबर आती है तो दुनिया भर के हवाई यात्री एक दूसरे के साथ उसकी वीडियो शेयर करने लगते हैं। कहते हैं आजकल हवाई जहाज में हो क्या रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। लोग डरने लगे हैं। 18 जुलाई को अमेरिका में टेक ऑफ के तुरंत बाद डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान के इंजन में आग लग गई थी और ये बोइंग का एक 767 मॉडल का विमान था। बाद में इस विमान को तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। ऐसे ही 13 जुलाई को लंदन में एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ के तुरंत बाद एक छोटा प्राइवेट विमान क्रैश हो गया था जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। और ऐसी घटनाओं की वजह से ही देश में भी हवाई यात्रा करने वालों के मन में एक चिंता और डर बैठ गया है, एक खौफ बैठ गया है। अभी हाल ही में एक नया सर्वे हुआ है, इसमें 76% लोगों ने कहा कि भारत की एयरलाइंस यात्रियों की सुरक्षा से कहीं ज्यादा पैसा अपने विज्ञापन पर खर्च करती है। 64% लोगों ने माना कि पिछले 3 वर्षों में उन्हें कम से कम एक बार टेक ऑफ, लैंडिंग या फिर उड़ान के समय विमान के क्रैश होने का डर महसूस हुआ। और हवाई यात्रा करने वाले हर 10 में से 4 भारतीय अब टिकट बुक कराते समय ये जरूर जानना चाहते हैं कि वो जिस विमान से यात्रा करेंगे वो विमान किस कंपनी और किस मॉडल का है। वो जानना चाहते हैं कि ये बोइंग का विमान है, एयरबस का विमान है, किसी और कंपनी का विमान है और उसका सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा है। तो कितनी बड़ी जागरूकता अब आ रही है लोगों के मन में। हाल ही में डीजीसीए की एक जांच में कई एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की लापरवाही का भी पता चला था और विमानों में तकनीकी खराबी की बढ़ती घटनाओं और दुर्घटनाओं की वजह से यात्रियों में विमान कंपनियों के प्रति भरोसा अब थोड़ा सा घटने लगा है। तो ये आज की एक बड़ी खबर थी जो हमारे हवाई यात्रियों के काम की खबर हो सकती है। अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं जो दुनिया की एक बड़ी खबर है, क्योंकि 2 देशों में एक नया युद्ध शुरू हो गया है। भारत के पड़ोस में 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर को लेकर 2 देशों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हुआ है और ये देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया। आज सुबह से ही इन देशों के सैनिक एक दूसरे के खिलाफ हमले कर रहे हैं और आज हम थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 118 वर्ष पुराने इस सीमा विवाद में एक हिंदू मंदिर के महत्व को डिकोड करेंगे। ये सब कुछ एक हिंदू मंदिर के ऊपर हो रहा है।
तो सबसे पहले आज आप ये जान लीजिए कि आज का अपडेट क्या है। थाईलैंड की सेना के मुताबिक कंबोडिया के सैनिकों ने सबसे पहले उन पर फायरिंग की। हालांकि खुद कंबोडिया भी थाईलैंड पर यही आरोप लगा रहा है। यानी युद्ध की शुरुआत किसने की इसका पता अभी तक नहीं चला है, इस पर विवाद है, लेकिन युद्ध शुरू हो चुका है। थाईलैंड कहता है कि कंबोडिया ने उसकी सेना और आम लोगों के साथ एक अस्पताल पर भी रॉकेट से हमला किया और इसके बाद थाईलैंड के F-16 फाइटर जेट्स ने कंबोडिया में हवाई हमला करके एक सैन्य लक्ष्य को नष्ट कर दिया, एक उनके सैनिक ठिकाने को नष्ट कर दिया। कंबोडिया ने थाईलैंड की सेना पर एक हिंदू मंदिर पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है और यह मंदिर यूनेस्को का हेरिटेज साइट है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इस समय यह युद्ध लगातार बढ़ रहा है, इसलिए दोनों देश अपने हजारों लोगों को सीमा से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको दुनिया के मानचित्र पर दिखाते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया हैं कहां पर, ताकि आप इस युद्ध की कहानी को अच्छे से समझ सकें। तो ये देश हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप के बहुत करीब हैं। कंबोडिया का क्षेत्रफल करीब 1,81,000 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कर्नाटक राज्य के क्षेत्रफल से थोड़ा सा ही कम है, जबकि थाईलैंड का क्षेत्रफल लगभग 5,13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कंबोडिया के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। कंबोडिया की जनसंख्या करीब 1,74,00,000 है, जबकि थाईलैंड की जनसंख्या इससे लगभग 4 गुना ज्यादा 7,17,00,000 है। और सैन्य ताकत के मामले में कंबोडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में 95वें नंबर पर है और थाईलैंड की रैंकिंग है 25। यानी थाईलैंड की सेना कंबोडिया से कहीं ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। रैंकिंग में कितना फर्क है ये आप देख लीजिए। और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 118 वर्षों से 817 किलोमीटर लंबी सीमा पर विवाद चल रहा है। हाल ही में इसकी शुरुआत मई में हुई, जब इन दोनों देशों की सीमा पर गोलीबारी में कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई थी। तब तनाव कम करने के लिए दोनों देशों ने बातचीत भी की। हालांकि यह मामला उसके बाद और भड़क गया। फिर दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिबंध लगाए और इस समय दोनों देशों की सीमा पर तोप और लंबी दूरी के रॉकेट्स के साथ साथ ड्रोन्स के जरिए भी हमले किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इस युद्ध की वजह है 1000 वर्ष पुराने 2 हिंदू मंदिर जो थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थित हैं। इन मंदिरों को आज से करीब 1000 वर्ष पहले कंबोडिया के खमेर राजा ने बनवाया था। दोनों देशों की जनता के लिए यह मंदिर आस्था का केंद्र होने के साथ साथ उनकी राष्ट्रीय पहचान का भी प्रतीक है। इनमें से एक मंदिर पर वर्ष 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कंबोडिया के पक्ष में फैसला आया था और अब दूसरे मंदिर पर यह युद्ध शुरू हो गया है। थाईलैंड कहता है कि यह मंदिर उसकी सीमाओं के अंदर है और यह मंदिर उसका है और कंबोडिया ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इससे पहले वर्ष 2011 में भी दोनों देशों के बीच मंदिर के लिए ही युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे, लेकिन इस बार हालात नहीं बल्कि असली युद्ध ही शुरू हो गया है। कंबोडिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है, जिसका नाम है अंकोर वाट मंदिर। करीब 875 वर्ष पहले इसे भी एक खमेर राजा ने ही बनवाया था और कंबोडिया के झंडे पर भी अंकोर वाट मंदिर को दिखाया गया है। यानी यह सिर्फ मंदिर का विवाद नहीं है, बल्कि इन दोनों देशों की सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई है।
अब आपको यह बताते हैं कि आज से 118 वर्ष पहले कैसे इस युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। वर्ष 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, तभी थाईलैंड के साथ 817 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर एक समझौता हुआ था और तब मानचित्र में मंदिर को कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया था और उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच यह विवाद शुरू हो गया। थाईलैंड और कंबोडिया ने मिलकर इस विवाद को सुलझाने की बहुत कोशिश की और तब थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कंबोडिया के एक नेता से बातचीत के दौरान अपनी ही सेना की आलोचना की और उनकी बातचीत का ऑडियो लीक होने के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दिया गया था। आप सोचिए ये कितना संवेदनशील मुद्दा है। इस लड़ाई की एक वजह उपनिवेशवाद भी है। वर्ष 1907 के सीमा समझौते में फ्रांस ने यह फैसला किया था और आज करीब 118 वर्ष बाद सीमा विवाद को लेकर कंबोडिया और थाईलैंड युद्ध कर रहे हैं और ऐसा ही भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर भी होता रहा है, क्योंकि जब सीमाएं बांटी जाती हैं उस समय जो विवाद अधूरे रह जाते हैं वो विवाद आगे चलकर बहुत दर्द देते हैं और इन्हीं विवादों की वजह से, सीमा विवादों की वजह से देश जो हैं आगे चलकर युद्ध लड़ते हैं और ये विवाद चलते चले जाते हैं। तो यहाँ विवाद जो है दोनों देशों के बीच, ये भी सैकड़ों वर्ष पुराना विवाद है, सीमा विवाद है। उस समय फ्रांस ने समझौता तो करा दिया लेकिन वो समझौता दोनों देशों को मंजूर नहीं हुआ। ऐसे ही आपने देखा होगा हमारे देश में भी जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देश को बांट तो दिया, लेकिन वो जब देश को बांटा गया भारत को, तो वो किस आधार पर बांटा गया था ये आज भी बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आया। अब आज की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्रिटेन के दौरे पर हैं और भारत से करीब 7,000 किलोमीटर दूर लंदन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी का यह ब्रिटेन का चौथा दौरा है और कई मायनों में यह ऐतिहासिक है। इस दौरे में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और व्यापार को लेकर चर्चा हुई। तो आप ये समझ लीजिए दो बड़े मुद्दे हैं, व्यापार और आतंकवाद। पहली बार व्यापार को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच सबसे बड़ा समझौता हुआ है और अब भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार का दौर शुरू हो जाएगा, यानी फ्री ट्रेड का युग शुरू हो जाएगा। और इस समझौते की वजह भारत और ब्रिटेन के बीच हर साल 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री के दौरे में क्रिकेट की झलक बार बार देखने को मिली है और आप जानते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम भी इस समय इंग्लैंड में खेल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इंग्लिश प्रीमियर लीग ट्रॉफी के सामने मुलाकात की और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज बकिंगम स्ट्रीट क्रिकेट हब के बच्चों के साथ भी एक मुलाकात की है। तो आपने यहां देखा क्रिकेट की बातें भी हो रही हैं, चाय पर चर्चा भी हो रही है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां के बच्चों के साथ मिले हैं और उनके साथ क्रिकेट के बैट पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया है।
आज भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसके बारे में आप सबको जानना चाहिए। भारत की तरफ से भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार मंत्री ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किया और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में यह समझौता हुआ, जिसके लिए भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले 3 वर्षों से लगातार बातचीत चल रही थी और अब यह समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुए आर्थिक करार को क्रिकेट की भाषा में बड़े दिलचस्प तरीके से समझाया है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और MSME सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। फ्रेंड्स, जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट अ पैशन and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझिए। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में टैक्स को या तो कम कर दिया गया है या फिर पूरी तरह से टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, टैक्स को माफ कर दिया गया है और इसीलिए इसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और ब्रिटेन ने आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया है और ब्रिटेन से भारत आने वाले ज्यादातर सामान पर भारत में औसतन 15% का टैक्स लगता है, लेकिन नए समझौते के लागू होने के बाद 90% सामान पर यह टैक्स घटकर सिर्फ 3% रह जाएगा। यानी ब्रिटेन से आने वाला सामान अब आपके लिए सस्ता हो जाएगा। भारत से ब्रिटेन जाने वाले ज्यादातर सामान पर अभी वहां पर 4% से लेकर 16% तक टैक्स लगता है और FTA लागू होने के बाद ब्रिटेन जाने वाले 99% भारतीय सामान पर टैक्स घटा दिया गया है या फिर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानी ब्रिटेन में जो लोग भारतीय सामान को खरीदेंगे उन्हें भी अब यह सामान पहले के मुकाबले सस्ते दामों पर मिलेगा। तो दोनों देशों का फायदा है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई इस डील से हमारे देश को यानी आपको कई बड़े फायदे होंगे। आपको क्या फायदा होने वाला है आप समझिए। पहला, भारत के टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को इस समझौते से काफी बढ़ावा मिलेगा, काफी फायदा मिलेगा। दूसरा, ब्रिटेन अब भारत में निवेश बढ़ाएगा। निवेश बढ़ने और ब्रिटेन में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से हमारे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तीसरा, ब्रिटेन में बनी पूरी तरह से तैयार लग्जरी कार्स अब भारत में सस्ती हो जाएंगी, लेकिन वही कार जो ब्रिटेन में पूरी तरह से बनकर आ रही है। अब इन कारों के आयात पर, इनके इंपोर्ट पर सिर्फ 10% टैक्स लगेगा, जबकि पहले यह टैक्स
75% से लेकर 125% तक हुआ करता था। और इसी वजह से विदेशी कारें, खास तौर पर ये जो ब्रिटेन की में बनी हुई कारें हैं, ये हमारे देश में बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन यहां पर एक कैच है, ये छूट सिर्फ उन्हीं कारों पर आपको मिलेगी जो पूरी तरह से ब्रिटेन में बनी है और जिन्हें भारत में नहीं बनाया जा रहा। चौथी बात यह है कि जैगुआर और लैंड रोवर जैसी गाड़ियों की कीमत में भी अब थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि इनके स्पेयर पार्ट्स पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया गया है। और पांचवी बात यह कि भारतीय कृषि क्षेत्र को भी इस समझौते से फायदा होगा। अगले 3 वर्षों में भारत से ब्रिटेन एक्सपोर्ट होने वाले कृषि निर्यात को लगभग उस पे 20% बढ़ने की उम्मीद है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी ने कट्टरपंथी विचारधारा की आलोचना की और आर्थिक अपराध करके लंदन में रहने वाले भगोड़े अपराधियों को भी एक कड़ा संदेश दिया है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। दोज हु मिसयूज डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इटसेल्फ मस्ट बी हेल्ड अकाउंट। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के प्रत्यार्पण के विषय पर भी हमारी एजेंसी सहयोग और समन्वय से काम करती रहेगी। आपने भी देखा होगा, भारत से अपराध करके भागने वाले अपराधियों के लिए ब्रिटेन किसी स्वर्ग की तरह बन गया है। बड़े बड़े अपराधी जो हैं वो यहाँ अपराध करते हैं, पैसे का गबन करते हैं और ब्रिटेन में जाकर शानदार जीवन जीते हैं। भारत में अरबों रुपए का घोटाला करके ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग लंदन में शरण लिए हुए हैं। ब्रिटेन की जटिल कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से पिछले कई वर्षों से इन सभी आरोपियों को भारत लाने की कोशिशें सफल नहीं हो पाई। नीरव मोदी भी इस समय ब्रिटेन की एक जेल में बंद हैं, जबकि विजय माल्या और ललित मोदी फिलहाल रिहा हैं और खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी अदालतों में इतनी सारी कानूनी पेचीदगियां बना दी हैं कि वो हर कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रत्यर्पण भारत ना हो जाए। वहीं ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक चरमपंथी भी बहुत सक्रिय हैं, जो लगातार भारत विरोधी साजिशें रचते रहते हैं, करते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अब आपको भारत और ब्रिटेन के बारे में एक बड़ी दिलचस्प जानकारी बताते हैं। वर्ष 2014 से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन 11 वर्षों में ब्रिटेन में कुल 6 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज 6 लोग। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से मुलाकात की और भारत में एक मजबूत और स्थिर सरकार जो होती है वो निवेशकों का भरोसा बढ़ाती है, जिससे आर्थिक विकास को रफ्तार मिलती है। आज ब्रिटेन में विकास दर 1% है, जबकि भारत की विकास दर 6% से भी ज्यादा है। दुनिया में आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन अर्थव्यवस्था के मामले में आज 6ठे नंबर पर है। आप सोचिए, एक समय में ब्रिटेन भारत पर राज करता था, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी है और भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। अमेरिका की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी मॉर्गन स्टैनली का यह कहना है कि वर्ष 2028 तक, यानी अब से सिर्फ 3 साल बाद, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था $10 ट्रिलियन से ज्यादा की हो जाएगी, यानी लगभग 900 लाख करोड़ रुपए की। तो किसी देश में जब एक स्थायी सरकार रहती है, उस स्थायित्व का उस देश को बहुत फायदा होता है, लोगों को फायदा होता है, उस देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, व्यापार नीतियों को फायदा होता है। और आपने देखा होगा, जैसे हमने आपको बताया, कि इस दौर में इन 11 वर्षों में जो, जिसे आप कह सकते हैं कि भारत में जो मोदी युग रहा है, इन 11 वर्षों में ब्रिटेन ने 6 प्रधानमंत्री देख लिए। आज ब्रिटेन के साथ हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर भारत की तरफ से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हस्ताक्षर किए और इसके बाद पीयूष गोयल से डीडी न्यूज के संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह ने खास बातचीत की।
भारत और यूके के बीच में बहुप्रतीक्षित एफटीए पर समझौता हो गया और किस तरीके से ये एफटीए भारत और यूके के लिए बड़ा लाभकारी होगा, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी, सर बहुत स्वागत है। आपने और आपकी टीम ने लगभग 3-3.5 साल बातचीत करके ये उपलब्धि हासिल की। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों तरफ के टीमों ने बहुत मेहनत की है। 4 साल से यहाँ पे लगभग 3 या 4 सरकारें भी बदल गई इस दौरान। मोदी जी तो कायम है भारत की जनता के आशीर्वाद से, और बड़ा अच्छा समझौता हुआ है। भारत को इसका अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। हमारे किसानों के लिए, हमारे छोटे उद्यमियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स, युवा युवतियों को नए अवसर दिलवाने के लिए ये समझौता व्यापार भी बढ़ाएगा, निवेश भी बढ़ाएगा। हमारे सेवा क्षेत्र, सर्विसेज में भी अपार अवसर पैदा होंगे। तो मैं समझता हूँ ये भारत के विकास यात्रा में एक बहुत ही माइलस्टोन माना जाएगा। सर, मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर होंगे और जो लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है भारत में, उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई तरीके से बताएं। इसमें लगभग हर एक विषय इस एफटीए में कवर करके यूनाइटेड किंगडम की पूरी मार्केट अब भारत के लिए खुल गई है। तो हमारा टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, फर्नीचर का क्षेत्र हो, होम डेकोर का क्षेत्र हो, टॉयज का क्षेत्र हो, लेदर और फुटवेयर का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोसेस प्रोडक्ट्स हो, फिशरीज, एक प्रकार से बड़ा व्यापक समझौता हुआ है जो अलग अलग वर्ग को लाभ देगा। इसलिए मार्केट बढ़ेगी यहाँ के लोगों की आमदनी देखते हुए, और यहाँ के लोगों में लगभग 50 लाख साउथ एशिया के मूल निवासी हैं जिनके टेस्ट्स काफ़ी कुछ भारत के साथ मिलते जुलते हैं, कपड़ों में, खाने पीने में। तो एक प्रकार से बहुत बड़ी मार्केट भी बन जाएगी और भारत की कंपेटिटिव प्राइसेस और अच्छी क्वालिटी, अच्छी कीमत, किफ़ायती कीमतें और अच्छी गुणवत्ता के कारण मुझे लगता है मार्केट भारत में बहुत अवसर पैदा कर सकती है। सर, स्पेसिफिकली कि हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा, और एमएसएमई इसको लेकर कैसे थोड़ा सा बढ़ावा होगा? किसानों को इसलिए फ़ायदा होगा कि यहाँ पे पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स बहुत खाते हैं, तो किसानों को एक एश्योर्ड मार्केट मिलती है और उसको हम प्रोसेस करके यहाँ भेजते हैं, तो उसके कारण वैल्यू एडिशन भी भारत में होता है। हमारे एमएसएमई को, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स यहाँ बहुत लगते हैं, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इस प्रकार से काफ़ी कुछ इंजीनियरिंग के पार्ट्स, काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें जो छोटे उद्योग अच्छी तरह बना सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आईटी के क्षेत्र में और बिजनेस प्रोसेसिंग, जो बीपीओज का काम करते हैं या भारत में फाइनेंशियल या बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए यहाँ पे आते हैं, ऐसे जितने लोग भारत से शॉर्ट टर्म काम के लिए 3 साल तक के काम के लिए आते हैं, उन सभी को अब यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से मुक्ति मिल जाएगी। वो अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट भारत में वही पैसा जमा करेंगे जो उनका सुरक्षित रहेगा, उनके नाम पे रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म काम करने आने से वो पैसा बेकार हो जाता था, उनको मिलता नहीं था उसका कोई लाभ। तो वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जिससे भारत के लोग जो यहाँ काम करते हैं उनको विशेषकर उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी सेविंग्स बढ़ेगी। सर, एक फाइनल क्वेश्चन कि हम जो तय कर रहे हैं, एफटीए में जो तय किया गया है, ज़मीन पे कब तक उतरता नजर आएगा? क्योंकि जो हम लोगों को कह रहे हैं कि सामान सस्ता होगा, जॉब क्रिएशन होगा, ये हम कब देखेंगे? भारत में तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में इनका एक प्रोसेस थोड़ा लंबा है। पार्लियामेंट में जाते हैं, कमिटीज़ अप्रूव करती हैं, तो मुझे लगता है कुछ महीने लगेंगे।
बहुत शुक्रिया सर डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जिन्होंने कहा कि भारत और यूके का एफटीए विन विन सिचुएशन है और भारत के लिए एक नए अवसर लेकर आएगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ आर्यन प्रताप सिंह, लंदन, डीडी न्यूज़। आज लोकतंत्र और हिंदी दोनों की आत्मा बड़ी दुखी होगी, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हिंदी में लोकतंत्र लिखना नहीं आता। और लोकतंत्र इसलिए दुखी होगा क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने वाले नेताओं को लोकतंत्र भी सही तरीके से लिखना नहीं आता। तो आज भारत के संसद भवन परिसर में लोकतंत्र का भी अपमान हुआ है और हिंदी का भी अपमान हुआ है। आप सबसे पहले इस बैनर को देखिए। इस बैनर में क्या लिखा है? SIR लोकतंत्र पर वार लिखने की कोशिश यही की गई है, लेकिन इसमें लोकतंत्र जो लिखा गया है उसकी जरा स्पेलिंग को देखिए। हमारे देश में अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी होगा, वो भी देखकर बता देगा कि लोकतंत्र ऐसे नहीं लिखा जाता। लोकतंत्र कैसे लिखा जाता है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए नीचे अगर आप पट्टी देखेंगे अपनी स्क्रीन पर तो वहां भी लोकतंत्र लिखा हुआ है। सही लोकतंत्र ऐसे लिखा जाता है। लेकिन आज ये बड़े बड़े नेता, जिनमें से कई पूर्व मंत्री भी होंगे, बड़े बड़े सांसद, जो लोकतंत्र को बचाने के नाम पर आज ये बैनर लेकर आए थे, वो खुद लोकतंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, और लोकतंत्र की स्पेलिंग गलत है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदी का भी अपमान है और ये लोकतंत्र का भी अपमान है। आप लोकतंत्र को बचाने चले थे, कम से कम लोकतंत्र ठीक से लिख तो देते। मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज कांग्रेस ने दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर बिहार में SIR के मुद्दे पर संसद भवन के परिसर में एक विरोध प्रदर्शन किया। इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे। लेकिन आज इस विरोध प्रदर्शन से ज्यादा इस बैनर की चर्चा हो रही है। हैरानी इस बात की है कि इस प्रदर्शन में विपक्ष के बड़े बड़े नेता और सांसद शामिल थे, लेकिन किसी का भी ध्यान शायद इस बैनर पर गया नहीं, या फिर उन्हें यह पता नहीं है कि लोकतंत्र कैसे लिखा जाता है। और अब यह कहा जा रहा है कि जिन्हें लोकतंत्र लिखना नहीं आता वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? तो आपने देख लिया लोकतंत्र यहां किस प्रकार से लिखा गया है। आज हिंदी भी बड़ी शर्मिंदा होगी और लोकतंत्र भी बहुत शर्मिंदा होगा। बिहार में SIR के विरोध के अब दो पोस्टर बॉयज हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दिल्ली में राहुल गांधी और पटना में तेजस्वी यादव इस मोर्चे को संभाल रहे हैं। 55 वर्ष के राहुल गांधी और 35 वर्ष के तेजस्वी यादव ने बड़े जोर शोर से इसी महीने बिहार से अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। लेकिन अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SIR का विरोध करते करते लोकतंत्र और चुनाव का ही विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं का विरोधी बनते जा रहे हैं। आज SIR पर राहुल गांधी की नॉनसेंस वाली पॉलिटिक्स और तेजस्वी यादव के डर को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। इन्हें किस चीज का डर है? इस विवाद के बीच चुनाव आयोग ने भारत के भविष्य को लेकर आज देश के लोगों से दो बहुत बड़े सवाल पूछे हैं। और हमें सूत्रों से यह पता चला है कि चुनाव आयोग आप सब से क्या पूछ रहा है। दो सवाल हैं जो चुनाव आयोग ने भेजे हैं और आज आप इन सवालों को ध्यान से सुनिएगा। चुनाव आयोग कहता है, पहला सवाल, अपने प्यारे भारत का भविष्य, भारत का संविधान ही तो भारत के लोकतंत्र की जननी है। तो क्या इन बातों से डरकर चुनाव आयोग ऐसे लोगों के बहकावे में आकर मरे हुए मतदाताओं, स्थायी तौर से प्रवास कर गए मतदाताओं, 2 जगह पर वोट बनवा चुके मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने के मार्ग को पहले बिहार में और फिर पूरे देश में संविधान के विरुद्ध जाकर ऐसे लोगों का मार्ग प्रशस्त कर दे? ऐसा उन्होंने सवाल पूछा है। सवाल अगर आपको थोड़ा लंबा लगा हो तो मैं आपको संक्षिप्त में करके बताता हूं। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि क्या हम इन सारे लोगों के दबाव में आकर, जो पुराने वोटर्स जो अब जिंदा नहीं हैं, मृत हो चुके हैं, ऐसे मृत वोटर्स
जो अब दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर चुके हैं, ऐसे वोटर्स, जिन्होंने दो दो जगह वोट बनवा रखे हैं, ऐसे वोटर्स, फर्जी वोटर या विदेशी वोटर्स को हम हमारे देश के चुनाव में वोट डालने दें? क्या हम दबाव में आकर यह काम करें? और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि शुद्ध मतदाता सूची और निष्पक्ष चुनाव मजबूत लोकतंत्र के लिए क्या नींव का पत्थर नहीं है? इन यक्ष प्रश्नों पर तो कभी ना कभी हम सबको और भारत के सभी नागरिकों को मिलकर राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर गहन चिंतन करना होगा। और आप सभी के लिए इस अत्यावश्यक चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त समय का शायद अब भारत में आगमन हो चुका है। ये संदेश है चुनाव आयोग का आपके लिए। आज मैं भी आपसे ये कहता हूं, आप सब इसके बारे में सोचिएगा कि चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए। जो वोटर आज जिंदा नहीं हैं, क्या उनकी वोटों को ऐसे ही वोटर लिस्ट में चलने देना चाहिए ताकि कोई दूसरे लोग आके उनके नाम से वोट डाल दें? जो लोग यहां के नागरिक नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, क्या उनकी नकली फर्जी वोटिंग को ऐसे ही जारी रखना चाहिए? भारत में लोकतंत्र के भविष्य के लिए ये दोनों सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये दोनों ही सवाल नॉनसेंस हैं। जब राहुल गांधी से चुनाव आयोग के इन सवालों पर जवाब पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब। मैंने जो कल बोला था कि देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, राइट? ये सवाल राहुल गांधी के लिए राहुल गांधी को इतना चुभता क्यों है? वो इसे नॉनसेंस क्यों कह रहे हैं? इसका बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी को महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी कांग्रेस की हार साफ दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी को रोक नहीं पाया, कांग्रेस इसे रोक नहीं पाई। खुद कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटें मिली और अब 99 सीट वाली पार्टी का कोई नेता अपने आप को देश की राजनीति का सबसे बड़ा नेता कैसे मान सकता है? राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि चाहे चुनाव हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, हर मुद्दे पर बिना तथ्यों को जाने दुष्प्रचार करके ही उनकी राजनीति ऐसे ही आगे चल सकती है। इसे हम हिट एंड रन की राजनीति भी कहते हैं। बिना सबूतों के, बिना आधार के आरोप लगा दीजिए और भाग जाइए। आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी कभी मत लीजिए। अब कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर हमारे पास है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम इसलिए हार गए क्योंकि महाराष्ट्र से वोटों की चोरी हो गई, यानी चुनाव में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। अब कांग्रेस के ही एक नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सह प्रभारी और एआईसीसी के पूर्व सेक्रेटरी आशीष दुआ ने अखबार में एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर कांग्रेस पर ही सवाल उठाए हैं और आज मैं वो लेख लेकर आया हूं। ये मेरे सामने है, देखिए इसका हेडर, इसकी हेडलाइन अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा है एआईसीसी मेंबर राइट्स ऑन कांग्रेस महाराष्ट्र लॉस। और देखिए आखिर में क्या है, वी हैव नो वन टू ब्लेम बट आवरसेल्व्स। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में हार के लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, दोषी हम खुद हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के लिए पार्टी की आंतरिक कमजोरियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने यहां लिखा है कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे और नेतृत्व के मुद्दों पर असहमति ने ही इस गठबंधन को कमजोर किया। महाराष्ट्र में बीजेपी को हताश विपक्ष का फायदा मिला, जो आखिर तक सीटों के बंटवारे पर आम राय नहीं बना पाए। आंतरिक कलह और क्षेत्रीय नेताओं के बीच तालमेल की कमी कांग्रेस के हार की वजह बनी। वो ये भी लिख रहे हैं कि परिवारवाद से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। दूसरी पार्टियां चुनाव लड़कर हारती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अंदरूनी लड़ाई की वजह से हारती है। जो कांग्रेस को जीत दिलाते हैं उन्हें इसका कोई श्रेय नहीं दिया जाता। कमिटियां बनाई जाती हैं, लेकिन पार्टी में कोई बदलाव नहीं होता। कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि क्यों कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, बड़े बड़े खानदान और बड़े बड़े नेताओं ने यह पार्टियां छोड़ दी। कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए, जैसे बीजेपी गठबंधन को अपनी प्रभावी रणनीति, लाडली बहन योजना
इस प्रकार की योजनाओं की वजह से महाराष्ट्र में जीत मिली। राष्ट्रवाद और कल्याणकारी योजनाओं पर बीजेपी को जनता का अच्छा समर्थन मिला, यह कहना है कांग्रेस पार्टी के एक नेता का। और यह लेख किसी पत्रकार ने नहीं लिखा है, यह लेख किसी बीजेपी के नेता ने नहीं लिखा है, कांग्रेस के नेता ने लिखा है यह लेख। और आज मैं इसे लेकर आया हूं, जो कहते हैं कि माई ओरिजिनल मोटिवेशन इज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, हाउ एवर ओवर द ईयर्स आई हैव विटनेस्ड हाउ साइकोफेंसी, यानी पार्टी में चाटुकारिता चलती है। जो काबिल लोग हैं उन्हें पीछे कर दिया जाता है और जो बड़े बड़े खानदान से लोग आते हैं, जो चाटुकार होते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है। उन्होंने हरियाणा चुनाव का भी जिक्र किया है, महाराष्ट्र के चुनाव का भी जिक्र किया है, और वो ये कहते हैं इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट रादर देन ब्लेम। कांग्रेस पार्टी को, उनके नेतृत्व को अपने अंदर झांक कर आत्मविश्लेषण करना चाहिए, बजाय इसके कि बाहर जाकर किसी दूसरे को वो दोष दें। और अब देखते हैं कि आशीष दुआ ने ये जो लेख लिखा है, वो ये कहते हैं कि मैंने इसे पार्टी के हित में, पार्टी को जगाने के लिए ये कदम उठाया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी आशीष दुआ के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। जो उन्होंने सुझाव दिए हैं सारे सही सुझाव हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इन सारे सुझावों पर, राहुल गांधी इन सुझावों को सबसे पहले देखें, बजाय इसके कि चुनाव आयोग को दोष दें। कभी कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, कभी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली हो गई। सबसे पहले उन्हें अपना आत्ममंथन करना चाहिए, ये इस लेख में लिखा है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको आज का विचार दिखाएंगे। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाएं। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मेरी रक्षा करता है और मेरी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। सैवलॉन ग्लिसरीन सोप। ढेर सारे ग्लिसरीन के साथ ये दे सॉफ्ट स्किन और सैवलॉन सुरक्षा जो रखे कीटाणुओं से सेफ। सैवलॉन ग्लिसरीन की सॉफ्टनेस, सैवलॉन की सुरक्षा। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर में हुए सीज फायर की सच्चाई जानना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो पाकिस्तान कह रहा है वो सही है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सही है, और वो ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये कह दिया कि ये सीज फायर उन्होंने करवाया है तो यही अंतिम सत्य है। तो आज राहुल गांधी को ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर भारत की सरकार का जवाब जो उन्होंने संसद में दिया है वो सुनना चाहिए। आज मोदी सरकार ने पहली बार संसद में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर जवाब दिया, और इस जवाब में क्या लिखा है आप देखिए। इसमें लिखा है ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना और भारत में भेजे जा सकने वाले आतंकवादियों को खत्म करना था। भारत की कार्रवाई संतुलित, सधी हुई और भड़काने वाली नहीं थी। वहीं पाकिस्तान ने भारत के नागरिक इलाकों और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान के इन हमलों का भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान पहुंचा। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको सुननी चाहिए, 10 मई 2025 को पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO ने भारत के DGMO से संपर्क करके गोलीबारी और सैन्य गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया, और उसी दिन इसे भारत की सेना ने स्वीकार कर लिया। मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। ऑन 10th May 2025
the DGMO of Pakistan approached his Indian counterpart to request for cessation of firing and military activities, which was agreed to later that day. इससे साफ हो जाता है कि भारत सरकार ने संसद में औपचारिक रूप से यह बयान दिया है कि ये जो सीज फायर हुआ है ये पाकिस्तान की सेना के कहने पर हुआ है और इसमें ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम है ना दुनिया के किसी और देश का नाम है। और उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी को इस बार संसद में सरकार के बयान पर भरोसा होगा, ना कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति पर। अब वक्त है एक और ब्रेक का।